अच्छा, अब स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो होता है जब हम परफॉर्म करते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, हमें अपने प्रैक्टिकल में कितनी दफ़ा जो है ना वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स परफॉर्म करते हैं। तो इसके भी यहाँ पे रीज़न क्या होती है कि हम ये क्यों परफॉर्म करते हैं? तो इसकी दो मेजर रीज़न होती है। एक तो ये होता है कि हम स्पाइनल कॉर्ड को ये चेक कर रहे होते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड को बैकग्राउंड एक्साइटेशन या टोन ब्रेन से आ रही है या नहीं, या फिर हम चेक करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड को फैसिलिटेशन इंपल्सेस आ रही है या नहीं। देखिए, ये दो चीज़ें हम चेक करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड की फैसिलिटेशन हो रही है या नहीं, और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को बैकग्राउंड एक्साइटेशन या टोन फ्रॉम द ब्रेन जो है वो आ रही है या नहीं। आपको पता है कि मेनली आप नी जर्क परफॉर्म कर रहे होते हो या जितनी भी जर्क परफॉर्म करते हो, आप टेंडन को हिट करते हो। टेंडन को हिट करोगे तो आप उसको मसल की रिफ्लेक्शन को, मसल की कॉन्ट्रैक्शन को जो चेक करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये तुमने बता दिया कि आप क्लिनिकली इसको क्यों परफॉर्म करते हो। दूसरा, आपको पता है कि किन किन कंडीशन में इसको परफॉर्म करते हैं। जब आपके पास मसल स्पास्टिसिटी होती है, एब्सेंस या मसल स्पास्टिसिटी एब्सेंट हो या प्रेजेंट हो इन रिस्पॉन्स टू दी मोटर एरियाज ऑफ द ब्रेन का डिजीज या डैमेज, या फिर आप चेक करते हो कहीं बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटेटरी एरिया की एक्साइटमेंट तो नहीं हुई, क्योंकि अगर बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटेटरी एरिया की एक्साइटमेंट हुई होती तो आपको रिफ्लेक्स जो है वो ज्यादा मिल रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा, स्ट्रोक्स या ब्रेन ट्यूमर की किसमें चेक करते हो कि यहाँ पे स्ट्रोक्स में ब्रेन ट्यूमर भी आपको पता है कि इट विल स्ट्रोक्स हो या ब्रेन ट्यूमर हो, ठीक है, इट विल कॉज ग्रेटली एक्सैजरेटेड मसल जर्क्स, तो आप वो चेक करते हो, वो पे ऑपोजिट साइड में, ठीक है। हमने कहा ना कि ऑर्डिनरी लार्ज लेजन इन द मोटर एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स बट नॉट इन द लो मोटर न्यूरॉन, जिसमें आपको पता है कि यहाँ पे आप इसमें चेक करते हो। तो ये तीसरी चीज होगी एक्चुअली, ये तीन चीज होगी जो आप चेक करते हो कि तीन वजह से चेक करते हो। एक तो चेक करते हैं कि मसल स्पास्टिसिटी एब्सेंस या प्रेजेंस नहीं है, या फिर हमने कहा कि बल्बो रेटिकुलर एरिया फैसिलिटेटरी जो एरिया है उनकी एक्साइटेशन तो या तीसरी चीज हम चेक करते हैं कि आपके पास कहीं स्ट्रोक्स या जब ब्रेन ट्यूमर होता है वो तो नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रोक या ब्रेन ट्यूमर के रिस्पॉन्स में आपको पता है कि जो हायर कंट्रोल सेंटर्स होते हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं। जब हायर कंट्रोल सेंटर्स जो है वो इनहिबिट हो गए तो उनका इनहिबिटरी कंट्रोल ओवर द लो मोटर न्यूरॉन खत्म हो गया, तो इसके जिसका आपको पता है रिफ्लेक्स जो होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं। अब जो क्रोनस है ना वो एक ऐसी कंडीशन है कि जब आपके जो मसल जर्क्स है ना वो ऑसिलेशन में बदल जाए, कि एक दफा आपने टेंडन को हिट किया, वो लेग आपके पास जो है ना वो आपको पता है कि वो आपकी जो नहीं होगी वो एक्सटेंड होगी, लेकिन कोलोनस में क्या होगा, कभी एक्सटेंड रहेगी एक्सटेंड रहेगी एक्सटेंड रहेगी, यानी कि अब जो नहीं है वो आगे मूव करती जा रही ऑसिलेशन में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। ऑसिलेशन कब होती है? ऑसिलेशन एक तो इस केस में होती है कि आपके पास हाईली सेंसिटाइजेशन आ रही है, यानी कि फैसिलिटरी इंपल्सेस जो यहाँ पे हमने कहा था कि इट इज हाईली सेंसिटाइज विद द फैसिलिटरी इंपल्सेस फ्रॉम द ब्रेन, तो या तो ये हो सकता है कि आपके पास फैसिलिटरी इंपल्सेस बहुत ज्यादा आ रही है, एक ये वजह होती है। दूसरी क्रोनस की वजह होती है कि आपके पास गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो है वो डैमेज हो गया, ठीक है। गोल्जी टेंडन ऑर्गन डैमेज, जब गोल्जी टेंडन ऑर्गन डैमेज हो जाता है क्या होता है कि आपके पास एंटागनिस्ट और एगनिस्ट एक साथ जनरेट होते हैं, मतलब एक साथ स्टिमुलेट होते हैं। जब एगनिस्ट और एंटागनिस्ट एक साथ स्टिमुलेट होते हैं ना तो इससे क्या होता है कि आपके पास ओबीसी क्रोनस हो जाती है ना, आपको एक टाइम पे एगनिस्ट एक टाइम पे उसकी चाहिए। तो अभी यहाँ पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिफ्लेक्स पे जो कहता है गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स। इट इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स that originates as a result of excessive muscle contraction, बहुत ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई तो ये एलिसिट हुआ ऑफ अ मसल thereby causing the muscle relaxation, ठीक है, क्योंकि ये तब एलिसिट होता है जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और आपके पास उसकी रिलैक्सेशन कराने के लिए, इसको हम लेंथनिंग रिफ्लेक्स भी कहते हैं। अब इसमें इट इज एन इनकैप्सुलेटेड सेंसरी रिसेप्टर 10 to 15 मसल फाइबर यहाँ पे आपको यहाँ पे गोल्जी टेंडन ऑर्गन को ना कोई 10 से 15 सराउंड करे होते हैं। हमने कहा था कि ऑब्वियसली तब स्टिमुलेट होगा जब इसकी टेंशन होगी। इसमें और मसल स्पाइन में यही डिफरेंस है कि इट विल बेसिकली डिटेक्ट द टेंशन एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंशन, ठीक है, इसको डिटेक्ट करेगा। उसके बाद हमने कहा इसमें भी आपके पास डायनामिक रिस्पांस होता है, स्टैटिक रिस्पांस होता है। डायनामिक रिस्पांस कब होगा? जब एक्सेसिवली मसल जो है ना उसकी टेंशन बहुत जल्दी से बढ़ जाएगी, और स्टैटिक रिस्पांस कब हो जाएगा? उसकी टेंशन जो है वो ऐसे बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात जाते हैं कि इसके भी कौन से न्यूरॉन सर्किट होते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि 1B फाइबर्स होते हैं, जो यहाँ से सेंसरी फाइबर्स जा रहे हैं जो यहाँ से सेंसरी वो है 1B फाइबर्स, जो कि आपके 116 नैनोमीटर की फाइबर्स है 1B फाइबर जो के अंदर आ रहे हैं। तो वो अंदर आते हैं तो एक इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन से सिनैप्स करते हैं, यानी कि ये हो गया आप कितने आपके इन्वॉल्व है, एक ये सिनैप्स हो गया, एक ये सिनैप्स हो गया, तो इसे कहते हैं डायसिनैप्टिक रिफ्लेक्स, ठीक है। सेंसरी फाइबर आया 1B, उसने एक इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन के साथ सिनैप्स किया और उस इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन ने आगे से उस एंटीरियर मोटर न्यूरॉन को इनहिबिट कर दिया जो उसी मसल को जाके हमने कहा था कि फाइबर दे रहा था। ये जो एंटीरियर मोटर न्यूरॉन दैट इज द अल्फा मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये वो अल्फा मोटर न्यूरॉन था जो कि आपके पास उसी स्केलेटल मसल के एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स को इनहिबिट करा था और उसने उसको क्या कर दिया, उसको रिलैक्स करा दिया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन नहीं बहुत ज्यादा टच हुआ, आपके पास यहाँ से वो फाइबर गई तो ये आपके पास यहाँ पे इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन एक्टिवेट हुआ, उसने जाके इनहिबिशन करा दी उन्हीं मसल फाइबर्स की। तो ये पूरा का पूरा जो है ना वो इनहिबिटरी रिफ्लेक्स है, इट इज अ कंप्लीटली इनहिबिटरी रिफ्लेक्स, ठीक है। एक नेगेटिव फीडबैक के तौर पे एक्टिवेट कर रहा होता है कि आपको पता है कि जो स्टिमुलस है ना उसके ऑपोजिट रिस्पांस होगा। स्टिमुलस क्या था कि कंट्रैक्शन हुई, रिस्पांस कहते हैं कि रिलैक्सेशन होगी, ठीक है। उसके बाद इसको लेंथनिंग रिएक्शन कहते हैं। लेंथनिंग रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो मसल फाइबर्स हो गए उनकी टीयर होने का खतरा हो गया, जो टेंडन है वो बोन से एवल्व होने का खतरा हो गया। तो उसमें क्या होता है कि इवेंचुअली फॉर एग्जांपल इस तरह से यहाँ पे आपका जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन इतनी ज्यादा हो गई कि वो इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो, इवेंचुअली क्या हुआ कि आपके पास गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स इलिसिट हुआ, इनहिबिट करती है और आपके पास फौरन से जो मसल लेंथन हो गया, यानी कि एक्सटेंड हो गया, ठीक है। उसको हम लेंथनिंग रिएक्शन कहते हैं। पॉसिबल रोल क्या होता है इसका? पॉसिबल रोल यही होता है, देखो दैट इज द फाइबर्स दैट एक्सर्ट एक्सेस टेंशन। अच्छा यहाँ पे हम कहते हैं कि किस तरह से आपके पास मसल फाइबर्स होते हैं ना उनकी टेंशन को इक्वलाइज किया जाता है। बाज़ वो कहते हैं कि एक मसल के अंदर कुछ मसल फाइबर्स बहुत ज्यादा टेंस होते हैं और कुछ मसल फाइबर्स बहुत कम टेंस होते हैं। तो गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स का यहाँ पे ये एक्शन होता है कि जो बहुत ज्यादा टेंस फाइबर्स होते हैं उनको इनहिबिट कर देता है ताकि उनकी टेंशन नॉर्मल हो जाए, और जो बहुत कम टेंस फाइबर्स होते हैं उनको भी एक्साइट कर देता है ताकि उनकी भी यहाँ पे जो टेंशन है ना वो नॉर्मल हो जाए, कि इनका इसका एक मसल टेंशन को इक्वलाइज करने का भी इसका इफेक्ट होता है।
दूसरी यहाँ पे ये बताया हुआ है कि फंक्शन ऑफ द मसल स्पिनल गॉजी टेंडन ऑर्गन इन द मोटर कंट्रोल बाय हायर लेवल्स। बेसिकली आपके पास जो डॉर्सल स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक्ट होता है ना, ये गॉजी टेंडन ऑर्गन और मसल स्पिनल के थ्रू जितनी भी क्यूटेनियस इंस्टेंटेनियस इन्फॉर्मेशन है हमारे मसल की लेंथ और टेंशन के बारे में, वो हमें हर वक्त जो है ना वो आपके पास उसको ब्रेन को देने हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस पे, जिसमें आ जाते हैं फ्लेक्सर या विड्रॉल रिफ्लेक्स। ठीक है, अब आपको पता है वो कहते हैं कि स्पाइनल और डिसेरेब्रेट एनिमल किसी भी तरह का आपकी क्यूटेनियस सेंसरी स्टिमुलस फ्रॉम अ लिम्ब जो है ना, एनी क्यूटेनियस सेंसरी स्टिमुलस फ्रॉम अ लिम्ब विल कॉज द लिम्ब की फ्लेक्सर टू कॉन्ट्रैक्ट और देयरबाय इट विल ड्रॉ द लिम्ब अवे फ्रॉम द स्टिमुलेटिंग ऑब्जेक्ट। किसी भी तरह का आपके पास क्यूटेनियस सेंसरी स्टिमुलाई हो, वो उस लिम्ब की फ्लेक्सर को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब लिम्ब का फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लिम्ब जो है वो स्टिमुलेटिंग ऑब्जेक्ट से अवे मूव कर देगा, उसको हम कहते हैं फ्लेक्सर रिफ्लेक्स। ठीक है, अब नॉर्मली क्योंकि पेन एंड इसको एलिसिट करती है तो इसके लिए इसको हम यहाँ पे डॉर्सिसेप्टर रिफ्लेक्स या फिर पेन रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी और बॉडी में, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि किसी और बॉडी पार्ट में ये रिफ्लेक्स जनरेट होगा, फॉर एग्जांपल किसी और बॉडी पार्ट में हमें पेन स्टिमुलस जो है वो हमें नजर आ गया, तो उसमें क्या होगा कि वो पूरा बॉडी का पार्ट वहां से रिमूव करेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि वहां पे फ्लेक्सर मसल भी इन्वॉल्व हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा अगर आपकी कमर में कोई आपको स्टिमुलस लग गया तो हो सकता है आप आगे की तरफ मूव करते हो, फॉरवर्ड मूव करते हो, तो उसमें आपके नेक के एक्सटेंसेस होते हैं जो कि नेक को बिल्कुल नेक कह रही हूँ, आपके ट्रंक एक्सटेंसेस होते हैं जो कि ट्रंक का एक्सटेंड करते हो और आपको फॉरवर्ड मूव कराते हैं। तो एक्सटेंशन मसल आ गया तो जरूरी नहीं है कि आपके हर वक्त फ्लेक्सर मसल इन्वॉल्व हो। कोई भी ऐसा रिफ्लेक्स जो कि आपको पेनफुल स्टिमुलाई से अवे करता है उसको हम यहाँ पे फिर विड्रॉ रिफ्लेक्स कह देते हैं। ठीक है, ये उसके उसी का पैटर्न का रिफ्लेक्स होता है। उसके बाद इसमें न्यूरल मैकेनिज्म क्या होता है कि यहाँ पे हमने कहा था कि बेसिकली जो पेन फाइबर्स आ रहे होते हैं ना, वो जब यहाँ पे सेंसरी रूट डॉर्सल सेंसरी रूट के थ्रू एंटर जब करते हैं कॉर्ड में, तो यहाँ पे इंटर न्यूरल पूल में वो जाते हैं और वो कहते हैं कि मिनिमम आपके पास 3 to 4 न्यूरॉन्स इंटर न्यूरॉन्स तो यहाँ पे इन्वॉल्व होते ही हैं। ठीक है, ये आपके पास एक मल्टी सिनेप्टिक रिफ्लेक्स हो गया, तो 3 to 4 तो होते ही हैं। हाउएवर मोस्ट अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से ना डिफरेंट सर्किट निकलते हैं। एक होता है डाइवर्जिंग सर्किट, जो डाइवर्जिंग सर्किट निकलता है वो आपके उस मसल पे स्प्रेड करता है कि जिसको हमने एक्साइट करना होता है। ठीक है, हमने कहा था कि डाइवर्जिंग सर्किट स्प्रेड टू द रिफ्लेक्स नेसेसरी टू फॉर द मसल टू विड्रॉ, फॉर कि उस मसल पे जो है ना वो जाता है जो कि हम जिसको हमने विड्रॉ करना होता है। ठीक है, यानी कि जिसको हमने एक्साइट करना होता है। फॉर एग्जांपल ये फ्लेक्सर मसल है ना, तो यहाँ पे जाएगा जिसको हमने विड्रॉ करना है, इसको यहाँ से एक्साइट होगा, वो होता है डाइवर्जिंग सर्किट। एक होता है आपका जो होता है सर्किट फॉर द रेसिप्रोकल इनहिबिशन, यानी कि एक वो सर्किट होता है जो कि जाके आपके पास ऑपोजिट मसल को इनहिबिट करेगा। एक होता है, देखो हमारे पास जो न्यूरल सर्किट होता है ना वो इस तरह के होते हैं कि आपके पास उसी न्यूरल सर्किट के अंदर एक एक्साइटेटरी सिग्नल और एक इनहिबिटरी सिग्नल। इनहिबिटरी सिग्नल भी उसी को जा रहा है जो कि एक्साइटेटरी को इनहिबिट कर रहा है, ताकि एक्साइटेटरी मूवमेंट ही आपके पास फैसिलिटेट हो। ठीक है ना, तो एक डाइवर्जिंग सर्किट हो गया, एक सर्किट होता है रेसिप्रोकल इनहिबिशन हो गया, और एक सर्किट होता है जिसको हम आफ्टर डिस्चार्ज का सर्किट कहते हैं, जो कि हमें देखते हैं कि आफ्टर डिस्चार्ज क्या होता है। अब इसीलिए क्या होता है कि जब आपके पास ये रिफ्लेक्स इलिसिट होता है तो आपके पास बाज़ औक़ात हो जाता है कि ऐसा ऐसा जो रिफ्लेक्स होगा उसमें फटीग कर जाएगा और फटीग करने के बाद आपके पास रिफ्लेक्स जो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि आपके पास जब स्टिमुलस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो आपके पास एक आफ्टर डिस्चार्ज हो रहता है। ठीक है, अगर एक वीक टेक्टाइल स्टिमुलस होता है तो वीक टेक्टाइल स्टिमुलस से ऑलमोस्ट कोई भी आफ्टर डिस्चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होता है ना तो आफ्टर डिस्चार्ज हो सकता है वो सेकंड्स तक भी रह सकता है। ठीक है, अब आफ्टर डिस्चार्ज क्यों होता है, इसकी दो मेन रीजन होती है। एक तो ये होता है कि आपके पास जो इंटरन्यूरॉन्स थे वो इतने एक्साइटेड थे कि वो उनकी रेपिटेटिव फायरिंग ऑफ द एक्साइटेड इंटरन्यूरॉन्स के इंटरन्यूरॉन्स जो थे वो एक्साइट हुए थे और वो अभी एक्साइटेड ही हैं। ठीक है, फ्लेक्सर आपका रिफ्लेक्स खत्म हो गया, आप पेनफुल स्टिमुलस से आप अभी चले गए हो, लेकिन अभी भी जो इंटरन्यूरॉन्स है वो शॉक से बाहर निकल गए, हाई मुझे इतने दर्द हो गई, हाई मैं इतने पेन से गुजर गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं अभी भी आपके पास जो इंटरन्यूरॉन्स है वो एक्साइटेड ही हैं। तो रेपिटेटिव आपके पास हो सकती है फायरिंग ऑफ द एक्साइटेड इंटरन्यूरॉन, या फिर हम कह सकते हैं रिकरेंट पाथवेज होते हैं दैट इनिशिएट ऑसिलेशन इन द रिवर्बरेटिंग इंटरन्यूरॉन सर्किट। ये हम सेंसरी में पढ़ेंगे कि दो वजह सकती है, रेपिटेटिव फायरिंग ऑफ द एक्साइटेड इंटरन्यूरॉन्स या फिर रिकरेंट पाथवे दैट इनिशिएट द रिवर्बरेटिंग इंटरन्यूरॉन सर्किट्स। ठीक है, कि यहाँ पर हमने कहा था कि रिवर्बरेटिंग इंटरन्यूरॉन सर्किट्स हो सकते हैं, रिकरेंट पाथवे जो होते हैं यहाँ पर रेपिटेटिव फायरिंग ऑफ द क्या नाम है एक्साइटेड इंटरन्यूरॉन्स। अब ये यूजुअली आपके पास जो है ना वो 0.1 से 3 सेकंड तक आफ्टर डिस्चार्ज आ सकता है, जिसकी तरह ऑब्वियसली हम यहाँ पे पेन स्टिमुलस से अवे मूव कर चुके होते हैं। दूसरा यहाँ पे एक और बात की है कि आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दो इंटीग्रेटिव सेंटर्स होते हैं ना वो इस तरीके से काम कर रहे होते हैं कि वो उन मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराया जाए जो कि मोस्ट इफेक्टिवली हमें पेनफुल स्टिमुलस से अवे मूव करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि आपकी जो आर्म है उसके मीडियल साइड पे आपको जो है ना कोई पेनफुल स्टिमुलस लगा है, जब मीडियल साइड पे कोई पेनफुल स्टिमुलस लगा है तो हम ना सिर्फ अपने आर्म को फ्लेक्स करेंगे बल्कि उसको एबडक्ट भी करेंगे, एबडक्ट। ठीक है, उसको एबडक्ट भी करेंगे ताकि पेनफुल स्टिमुलस से हम मैक्सिमली अवे जा सके। हमारे इंटीग्रेटिव सेंटर इसी तरह से काम करते हैं। उसके बाद आ जाता है क्रॉस एक्सटेंसिव रिफ्लेक्स। अब जब आपका यहाँ पे ये वाला रिफ्लेक्स इलिसिट हुआ उसकी कोई 0.2 to 0.5 सेकंड बाद आपके पास क्रॉस एक्सटेंसिव रिफ्लेक्स इलिसिट होता है। उसमें आपके पास जो न्यूरल सर्किटरी होती है उसमें सिंपल से ये होता है कि आपके पास ये जो सेंसरी स्टिमुलस आया था 0.2 to 0.5 सेकंड्स बाद ये होता है कि ये स्टिमुलस जो होता है ना सेंसरी वाला, ये क्रॉस करता है और ये ऑपोजिट साइड में जाता है और ऑपोजिट साइड के मोटर न्यूरॉन्स के साथ एक्टिवेट यानी कि मोटर न्यूरॉन्स के साथ सिनैप्स करता है, और वो मोटर न्यूरॉन्स जो कि आपके ऑपोजिट साइड के एक्सटेंसर मसल जो होता है ना उसको एक्टिवेट कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मिनी फ्लेक्सर एक्टिवेट हुआ था, ये जाके ऑपोजिट साइड के एक्सटेंसर मसल को एक्टिवेट कराएंगे, ताकि इससे भी ये होता है कि आपके पास जो ऑपोजिट लिम्ब है जब उसको एक्सटेंड करते हैं तो वो भी हमें हेल्प करती है स्टिमुलस पेनफुल स्टिमुलस से अवे मूव करने में। ठीक है, तो क्या हुआ कि सेंसरी फाइबर्स फ्रॉम द जहाँ से आपके पास फ्लेक्सर रिफ्लेक्स इलिसिट हुआ है वहाँ से सेंसरी फाइबर्स क्रॉस करते हैं और वो दूसरे साइड के मोटर फाइबर्स में जाते हैं और वहाँ पे मोटर फाइबर से उन मसल्स को जो है वो एक्साइट कराते हैं जो कि एक्सटेंसर मसल्स होते हैं। ठीक है,
तो ये हमने कहा। और इसका भी आपने रखना कि इसकी जो लिटेंसी पीरियड है उसका जो आफ्टर डिस्चार्ज है वो इससे भी ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है रेसिप्रोकल इनहिबिशन में। रेसिप्रोकल इनहिबिशन का वही फिनोमेना सिंपली कि जब आपके पास दो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट एक साथ स्टिमुलेट नहीं हो सकते। जब एक टाइम पे एगोनिस्ट की एक्टिवेशन होती है, दूसरे साइड पे एंटागोनिस्ट की इनहिबिशन होती है, उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन। और जो न्यूरल सर्किटरी सिग्नल हम यहाँ पे कहते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास कुछ रिफ्लेक्सेस है जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका आता है पॉजिटिव सपोर्टिव रिफ्लेक्स। अच्छा, जब आपके पास किसी भी डीसेरेब्रेट एनिमल की फुट पैर पे प्रेशर बढ़ता है ना, तो उस प्रेशर की रिस्पांस में उसकी जो लिम्ब होती है वो एक्सटेंड कर जाती है। फॉर एग्जांपल पता है 3 से 4 माह का बच्चा होता है, जब उसका प्रेशर लगता है ना जमीन पे, तो वो खड़े नहीं की कोशिश करता है और उसके लिए अचानक से एक्सटेंड करती है। उसको हम कहते हैं पॉजिटिव सपोर्टिव रिफ्लेक्स। और इसमें होता है मैग्नेटिक रिएक्शन। मैग्नेटिक रिएक्शन का होता है कि जिस लोकस में, जिस फॉर एग्जांपल पाँव के जिस हिस्से में आपको प्रेशर फील होना है उसी हिस्से में आप ज़्यादा आपकी लिम्ब एक्सटेंड करती है, उसको हम कहते हैं कि उसी लोकस की डायरेक्शन में आपकी लिम्ब एक्सटेंड करती है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक रिएक्शन। फिर होता है कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्स। कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्स सिंपल सा वही रिफ्लेक्स है कि एक बंदा जो है अनकोऑर्डिनेटेड मूविंग थ्रू आके जब एक स्पाइनल एनिमल लेटा होता है और वो अनकोऑर्डिनेटेड मूविंग थ्रू खड़ा होता है तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्स। उसके बाद आप कहते हैं स्टेपिंग और वॉकिंग मूवमेंट। तो ये जो स्टेपिंग है वॉकिंग मूवमेंट होती है वो रिदमिकल रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि मूव करा रहे होते हैं। इसमें फॉरवर्ड फ्लेक्शन होती है, बैकवर्ड एक्सटेंशन होती है। और इसमें भी रेसिप्रोकल यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ये बताया कि फॉर एग्जांपल हमने स्पाइनल कॉर्ड की लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन भी कर दिया और उसकी वर्टिकल इंसिजन भी कर दिया और आपके पास सिर्फ एक यहाँ पे है एक हेमी सेक्शन है जो कि एक लिम्ब को सप्लाई करे। इसके बावजूद भी जो एक लिम्ब होती है ना वो उसकी फॉरवर्ड फ्लेक्शन और बैकवर्ड एक्सटेंशन होती रहेगी। उसकी वजह क्या होती है? रेसिप्रोकल इनहिबिशन। कि आप बेशक सेंसरी नर्व भी काट दो फिर भी रेसिप्रोकल इनहिबिशन जो है वो चलती रहेगी। सेंसरी नर्व भी हम काट देते हैं लेकिन रेसिप्रोकल इनहिबिशन का जो फिनोमेना होता है क्योंकि रेसिप्रोकल इनहिबिशन तो वही क्रॉसिंग फाइबर से हो रही है तो वो चल रही होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया कि फॉर एग्जांपल कि हमने बता दिया कि फॉरवर्ड फ्लेक्शन बैकवर्ड एक्सटेंशन हो रही होती है। ये साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है हमारे फुट पैड का। अब यहाँ पे फेमोरल स्टेम रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल हमारा फुट मूव कर रहा है और उसके रास्ते में कोई आपके पास वो आ गया, कोई रुकावट आ गई है, तो वो क्या करेगा कि वो उस रुकावट को पार करके आगे चल जाएगा। सिंपल सी बात है, जो हमारी ये हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी बात है लेकिन एक रिफ्लेक्स है, हमारा स्टेम रिफ्लेक्स है। ठीक है, कि एक रैपिड सीक्वेंस में फुट जो है इट विल बी लिफ्टेड हायर एंड इट विल प्रोसीड ओवर द ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद रेसिप्रोकल स्टेपिंग आपको पता है कि एक लिम्ब आगे मूव करिए, एक लिम्ब पीछे मूव करिए, ये रेसिप्रोकल की बात है, वही रेसिप्रोकल इनहिबिशन आ गई। डायगोनल रिफ्लेक्स क्या होता है कि बेसिकली आपको पता है ना कि जो एनिमल्स होते हैं जिनमें कैट्स और डॉग्स होती हैं, डियर्स होते हैं, उनका डायगोनल रिफ्लेक्स होता है कि उनकी एक फोरलिम्ब, ठीक है, एक फोरलिम्ब और ऑपोजिट हाइंड लिम्ब जो होती है वो आगे मूव करती है और फिर यहाँ पे इस तरह से डायगोनल मूवमेंट होती है, उसको कहते हैं डायगोनल रिफ्लेक्स। और यहाँ पे गैलेपिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हॉर्स में गैलेपिंग रिफ्लेक्स होता है, जब वो भागते हैं ना तो उनके वो अपने फॉरवर्ड लिम्ब के प्रेशर को यूज करते हैं और उस फॉरवर्ड लिम्ब के प्रेशर को यूज करके फिर बैकवर्ड लिम्ब के प्रेशर को यूज करते हैं। तो वो फॉरवर्ड लिम्ब का प्रेशर और बैकवर्ड लिम्ब का प्रेशर जो है यानी कि एक साइड फॉरवर्ड लिम्ब मूव करती है और एक साथ बैकवर्ड लिम्ब मूव करती है, तो उसको हम यहाँ पे गैलेपिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। फिर जाता है स्क्रैच रिफ्लेक्स। स्क्रैच में एनिमल्स में होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके पास दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन सेंस और टू एंड फ्रो मोशन। उनकी पोजीशन सेंस इतनी फास्ट होती है और इतनी एक्यूरेट होती है कि जहाँ पे उनको जो फ्ली उनकी जिस फोल्डर में होती है वहीं पे वो आपके पास फौरन से अपनी पॉ वहाँ पे लेके जाते हैं और वहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो फ्ली उड़ के दूसरी साइड पे चली गई है वो उसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे वो फ्ली प्रेजेंट है उसी पोजीशन सेंस के थ्रू और वहाँ पे जाके टू एंड फ्रो मोशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। उसमें 19 मसल एटलीस्ट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी रेसिप्रोकल इनहिबिशन का फिनोमेना चल रहा होता है। अब मसल स्पाज्म बेसिकली एक इमरजेंसी रिफ्लेक्स होता है। ये कब होता है? फॉर एग्जांपल ब्रोकन बोन में जो आपके पास एजेस ऑफ ब्रोकन बोन है वो पेन इलिसिट करे तो वहाँ पे ब्रोकन बोन को जो मसल लगी होगी उसके स्पाज्म हो जाएगा। पेरिटोनिटिस में जो आपके पास एब्डोमिनल मसल का उनका स्पाज्म हो जाएगा, उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। मसल क्रैम्प्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत ज़्यादा कोल्ड है या फिर लैक ऑफ ब्लड फ्लो या ओवर एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से आपके पास पेन रिफ्लेक्स इलिसिट होते हैं। जब पेन रिफ्लेक्स इलिसिट होने का था कि कैरियर कैन इलिसिट द पेन और द सेंसरी सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मसल टू द स्पाइनल कॉर्ड व्हिच इन टर्न कॉज द रिफ्लेक्सिव फीडबैक मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब आपके पास जब इस रिफ्लेक्स के रिस्पांस में कि कोल्ड के रिस्पांस में, ब्लड फ्लो के रिस्पांस में या ओवर एक्सरसाइज के रिस्पांस में रिफ्लेक्सिव फीडबैक मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उससे और सेंसरी जो रिसेप्टर्स होते हैं एक्टिवेट होते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है, पॉजिटिव फीडबैक से चल जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। अब ये जितने भी रिफ्लेक्स हम पढ़ चुके हुए हैं। मैच रिफ्लेक्स क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्पाइनल कॉर्ड का एक बहुत लार्ज पोर्शन एक्टिवेट हो गया। ठीक है, जिसकी वजह क्या हो सकती है कि आपके पास या तो बहुत पेनफुल स्टिमुलस है या फिर एक्सेसिव फिलिंग ऑफ कोई विसरा हो गई है या फिर ओवर डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर या गट होता है, तो आपके पास उसके बाद ये मैच रिफ्लेक्स इलिसिट होता है जिसमें क्या हो सकता है कि जिसमें मेजर पोर्शन ऑफ द बॉडी स्केलेटल मसल जिसमें जो फ्लेक्सर होते हैं वो स्पाज्म में चले जाते हैं। कोलन और ब्लैडर एवैक्यूएट जो है ना वो होता है। आर्टियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 200 मिनट तक बढ़ जाता है और आपके पास लार्ज एरिया में बहुत ज़्यादा एरियाज में हमारी स्वेटिंग होती है। और ये जो फिनोमेना मेनली हो रहा है ना ये आपके पास एपिलेप्टिक सीजन में हो रहा है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा रिवर्बरेटिंग सर्किट्स बढ़ जाते हैं। एपिलेप्टिक सीजन में ये फिनोमेना हो रहा है ब्रेन के अंदर। ठीक है, अच्छा स्पाइनल कॉर्ड ट्रांजैक्शन और शॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको में बताती हूँ।